प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। प्रथम वीडियो के अंतर्गत हम इटली के एकीकरण के विषय में बात कर रहे हैं। नेपोलियन के पराभव के पश्चात 1815 की वियना कांग्रेस के अंतर्गत इटली वासियों को आशा थी कि उनके मामले पर सहानुभूतिपूर्व विचार होगा, लेकिन इटली को इसके अंतर्गत छिन्न भिन्न कर दिया गया। अब इटली के एकीकरण में तीन प्रमुख व्यवधान पैदा हो गए। पहला, ऑस्ट्रिया में इटली की उपस्थिति, दूसरा, इटली के मध्य में पोप की अवस्थिति, और तीसरा, आर्थिक दृष्टि से इटली का दक्षिणी भाग अविष्कृत और पिछड़ापन होगा। इटली के एकीकरण के अंतर्गत अनेक आंदोलन, विद्रोह, क्रांतियाँ हुई, जिसके अंतर्गत 1821 की क्रांति, 1833 का विद्रोह, 1848 की क्रांति आदि महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में गुप्त समितियाँ कार्य कर रही थीं और तीन प्रमुख प्रणेता इटली के एकीकरण के अंतर्गत थे, जिनमें पहला जियोसेफ मैजिनी था, जिसने कार्बोनरी के दमन के विरुद्ध 1831 में यंग इटली नामक संस्था का गठन किया, जिसका उद्देश्य जनता के सहयोग से एक स्वतंत्र गणतंत्रात्मक राष्ट्र का निर्माण था। दूसरा कैमूर था, जिसने सार्डिनिया पिडमोंट के प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ के सम्राट के नेतृत्व में इटली के एकीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने क्रीमिया के युद्ध के अंतर्गत इंग्लैंड और फ्रांस के साथ अपनी सेना रूस के विरुद्ध भेजी और मित्र राष्ट्रों की जीत होने पर पिडमोंट को भी क्रीमिया के सम्मेलन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इसीलिए यह कथन सार्थक है कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली के स्वतंत्रता पंकज का जन्म हुआ, या क्रीमिया के दलदल में इटली का उदय हुआ। कैमूर ने नेपोलियन की हत्या का प्रयास करने वाले आर्सेनी के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर नेपोलियन तृतीय से मैत्री संबंध स्थापित कर लिया और 1858 ईस्वी में इनके बीच प्लम्बियर्स का समझौता हुआ, जिसके द्वारा इटली के एकीकरण की कैमूर की इच्छा को नेपोलियन तृतीय का समर्थन प्राप्त हुआ। इसकी शर्तें इस प्रकार थी: फ्रांस और पिडमोंट दोनों ऑस्ट्रिया के विरुद्ध लड़ेंगे और फ्रांस सहायता उसी दशा में देगा जब ऑस्ट्रिया युद्ध घोषित करेगा। युद्ध के परिणाम स्वरूप लोम्बार्डी, वेनेशिया इटली के साथ मिला लिए जाएंगे और टस्कनी, पर्मा, मोडेना यदि इटली में सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे तो फ्रांस विरोध नहीं करेगा। इस मदद के परिणाम स्वरूप पिडमोंट, नीस तथा सेवाय को फ्रांस को उपहार स्वरूप देगा और विक्टर एमुनुएल द्वितीय की 15 वर्षीय पुत्री क्लोटिल्डे का विवाह नेपोलियन थर्ड के चचेरे भाई जेरोम के साथ कर दिया जाएगा। इस प्रकार प्लम्बियर्स का समझौता यथार्थ की राजनीति का शास्त्रोचित उदाहरण था। 1859 में ऑस्ट्रिया ने इटली पर आक्रमण कर दिया और इटली में प्रवेश कर लिया। ऑस्ट्रियन सेना ने पिडमोंट की सैन्य क्षमता का सही आकलन नहीं करवाया था, जिस कारण नेपोलियन और पिडमोंट की सेना ने माजेंटा और सॉल्फेरिनो की दो बड़ी लड़ाइयों में ऑस्ट्रियन सेनाओं को पराजित कर दिया और इसमें मित्र राष्ट्रों को 17,000, ऑस्ट्रिया को 22,000 सैनिकों की क्षति उठानी पड़ी और विला फ्रैंका की विराम संधि 1859 में हुई, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के आश्वासन पर लोमार्डी, पिडमोंट को दे दिया। पोप के अधीन इटली के एक संघ का निर्माण भी स्वीकार कर लिया। पार्मा, मोडेना, टस्कनी के राजतंत्र स्थापित किए गए। यद्यपि इससे इटली का एकीकरण की आशा पूरी नहीं हुई, लेकिन लोम्बार्डी पिडमोंट के साथ सम्मिलित हो गया। विला फ्रैंका की संधि के बाद कैमूर ने विक्टर एमुनुएल को अपना त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि इस संधि से संतुष्ट नहीं था। 1859 में नेशनल सोसाइटी और क्रांतिकारी संगठनों की संयुक्त बैठकों में अगस्त 1859 में बहुमत से
पीडमोंट में टस्कनी, मोडेना, पर्मा और रुबेगिना के विलय का पीडमोंट में प्रस्ताव पारित किया गया। कुछ महीनों में स्पष्ट हो गया कि सैन्य शक्ति के बल पर ही संधि की शर्तों को लागू किया जा सकता था। अब नेपोलियन थर्ड ऑस्ट्रिया के पक्ष में पीडमोंट द्वारा किए गए संधि उल्लंघन को सैन्य हस्तक्षेप की संज्ञा नहीं दे सकता था। कापूर ने पुनः प्रधानमंत्री का पद उसी माह में संभाल लिया और इस प्रकार ये तीनों राज्य सार्डिनिया, पीडमोंट के अंतर्गत वहाँ की जनता सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गई। मार्च 1860 में विविध 4 राज्यों में जनमत संग्रह कराया गया। बहुमत से राज्यों ने विलय को स्वीकारा। सर्वसम्मति से पीडमोंट के शासक को 1860 में इस संघ का शासक चुन लिया गया और इस पीडमोंट की जनसंख्या 5 लाख से बढ़कर 11 लाख तक पहुंच गई। इटली के दक्षिण में नेपल्स और सिसिली नाम के राज्य थे। इनको गैरिबाल्डी ने नेतृत्व प्रदान करते हुए सशस्त्र संघर्ष के द्वारा यहाँ क्रांति हुई और सिसिली और नेपल्स भी इटली में सार्डिनिया में सम्मिलित हो गए। गैरिबाल्डी ने 10,000 स्वयंसेवकों के साथ लाल कमीज वालों के नाम से प्रसिद्ध स्वयंसेवकों के द्वारा नेपल्स और सिसिली पर प्रस्थान किया और गैरिबाल्डी के इस प्रयासों से नेपल्स का पहले पतन हुआ, बाद में सिसिली का भी हुआ और दक्षिणी इटली के अन्य राज्य भी पीडमोंट में मिलने के लिए सम्मिलित हो गए। अब केवल वेनेशिया और रोम को प्राप्त करना शेष रह गया था। 1866 में फ्रांस और प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध हुआ। इटली की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा, परंतु विजयी राष्ट्र प्रशिया का सहयोग करने के कारण, प्रशिया के दबाव के कारण ऑस्ट्रिया को इटली को वेनेशिया का राज्य पुनः प्रदान करना पड़ा। अब केवल रोम प्राप्त करना शेष था। इसका अवसर तब प्राप्त हुआ जब प्रशिया का और फ्रांस का युद्ध हुआ 1870 ईस्वी में, जब नेपोलियन तृतीय प्रशिया से युद्ध में उलझा हुआ था। तब इटली ने रोम पर अधिकार कर लिया और इस तरह जर्मनी के साथ ही इटली का एकीकरण भी 1870-71 में संपूर्ण हो गया। इटली की राजतांत्रिक सरकार ने समय खोए बिना रोम को राजधानी घोषित कर दिया। पोप ने वेटिकन में शरण ली। इस प्रकार विक्टर एमुनल तृतीय इटली का राजा बना और इटली का एकीकरण संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।